सो देखिए, इससे पहले जो चैप्टर हमने खत्म किया वो क्या था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या समझा हमने कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में इतने क्लोज होते हैं कि उनमें दो फोर्सेस प्रेजेंट हैं। एक जो उनको नीचे दबाती है मॉलिक्यूल को, फिर से जो मॉलिक्यूल हमारे पास सॉलिड में देखे गए वो इस तरह से कि जो ये मॉलिक्यूल है ये नीचे क्यों नहीं गिरता है, तो आंसर है कि इसको ये ऐसे दबा के रखता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी फोर्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब वो फोर्स कैसे एक्ट करती है, जैसे एक स्प्रिंग से दूसरी स्प्रिंग बंधी पड़ी हो। अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल को खींचेंगे तो ये मॉलिक्यूल वापस आना चाहेंगे। ये ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं, तो इसका कारण क्या था कि ये अपनी उस स्टेट पे आना चाहते हैं जो हर यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक इंसान करता है। और क्या करता है हर एक इंसान, तो वो ऐसी जगह पर आना चाहेंगे जहां पर एनर्जी कम से कम खर्च हो। अब यही मेरे पास ऑब्जेक्ट है, चौक का पीस, इसको मैं यहां से उठाकर इधर ले जाऊंगा तो इसके पास ज्यादा एनर्जी है। और सबूत के लिए अपना हाथ नीचे रख के देखो, और ऊपर से थ्रो कर दूंगा तो और तेज चोट लगेगी, तो ज्यादा एनर्जी है। अच्छा, ज्यादा एनर्जी है, छोड़ेंगे तो किस एनर्जी पे आएगा, सबसे कम एनर्जी पर। इसी चैप्टर में ये भी हम देखेंगे कि जो पानी की बूंद होती है, जब बारिश होती है तो स्फेरिकल क्यों होती है। बाकी ग्रेविटी की वजह से थोड़ी सी वो खिंच जाती है। पानी क्यों हमने बोला कि लो सरफेस पे जहां फैलना फैलो, वो अपनी एक खास शेप क्यों बनाता है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल वैसा करना चाहेगा जो जहां पर सबसे कम एनर्जी खर्च हो, हर एक मॉलिक्यूल। तो अभी ये अपनी उस स्टेट पर है जहां पर एनर्जी कम खर्च है। इसको हम दबाएंगे तो ये वापस वहीं पर आना चाहेंगे, खींचेंगे तो भी वापस आना चाहेंगे। अच्छा, साइड से भी मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। अगर ऐसे पकड़ के ना रखें तो ये फ्लो कर जाएंगे, और फ्लो कर जाएंगे इसीलिए इसको नाम क्या दिया हमने, फ्लूइड। तो फ्लो करने वाली जो प्रॉपर्टी है वो फ्लूइड। अच्छा, ये प्रॉपर्टी किसके पास होती है, लिक्विड के पास और गैस के पास। अब लिक्विड में क्या होता है कि जो पानी है उसको हम कैसे रखें वो फैल जाता है, गैसेस भी मूव करती हैं। तो इसीलिए हम इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड पढ़ दिया, लिक्विड और गैस अब वो देखना है हमें। अच्छा, जो प्रॉपर्टी लिक्विड एक्वायर करते हैं अपने पास, उसकी खास प्रॉपर्टी क्या क्या है। अगर हमें इस चैप्टर में नाम क्या है इसका, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। किसी की प्रॉपर्टी से क्या मतलब है उसका, तो बिहेवियर। जैसे सिंपल सी बात है, एक रबर है, उसको ऐसे खींचेंगे, स्कूल में खेला होगा ना कि अगर एक इस रबर को ऐसे बांध के खींचो तो आपकी आंखें डर के मारे छोटी हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि आप उसके बिहेवियर से जानते हो कि वो आपको आएगा, चोट लगाएगा। और वही चीज क्या उसकी प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को हम जानते हैं कि ऐसे खींचेंगे तो वापस जाएगा। इसको जानते हैं तभी तो इसका यूज बहुत जगह पर करते हैं, वो तीर धनुष चलाते हैं, और भी ऐसी कई जगह पर हम इसके यूज को करते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी क्या है इनकी उसको समझकर हम इसमें बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन करते हैं, खासकर इंजीनियरिंग में। अच्छा, तो इनमें जिस प्रॉपर्टी को हमें समझना है, सबसे पहले हम डेंसिटी को समझ लेते हैं, पानी की डेंसिटी को। अच्छा, डेंसिटी क्या होती है इसको देखते हैं एक बार। देखो, अभी इसी रूम के अंदर इसका कुछ वॉल्यूम होगा, कैसे निकलेगा वॉल्यूम, LBH, ये वॉल्यूम निकलेगा। अच्छा, इसकी जितना भी ये स्पेस है हमने इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैठा दिया, कितने, 50। तो क्या देखोगे आप, आपको ये दिखेगा कि इतने वॉल्यूम में जब हमने इतने सारे स्टूडेंट्स को भर दिया है
तो इसके अंदर अब वैकेंट स्पेस, खाली स्पेस बहुत कम बचा है। अगर खाली स्पेस बहुत कम है तो हम उसको क्या कहेंगे, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट, पार्टिकल बहुत सारे भर चुके हैं। इसी बात को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो V वॉल्यूम था इस कमरे का, V मीटर क्यूब, उसमें M मास था। तो अगर V मीटर क्यूब में M किलो मास था, हमने भरा हुआ है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा? तो इसको 1 मीटर क्यूब बनाने के लिए इसको इसी से डिवाइड कर दो, तो ये 1 बन जाएगा। जो डिवाइड यहां किया वही वहां पर करना होता है। इसीलिए 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतना मास आ जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। ये है ना, इसको रो से डिनोट करते हैं, इट इज योर डेंसिटी। और डेंसिटी को क्या डिफाइन किया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि 1 मीटर क्यूब में कितना मास भरा जा सकता है। अब पानी की बात करते हैं। हमने समुद्र को देखा, 1 मीटर क्यूब में कितना मास उसमें आएगा ये हमें पता है, तो दूसरे 1 मीटर क्यूब में भी उतना ही मास होगा। अगर प्योर पानी की बात करें, उसमें कोई भी मिक्सचर ना हो, तो अगले 1 मीटर क्यूब में भी उतना होगा, फिर अगले 1 मीटर क्यूब में भी उतने होगा। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन जिसे हम कहते हैं, कॉम्पोजिशन मतलब यूनिफॉर्म बना, एक जैसी बनावट होती है, तो हर में किसी में एक जैसा मास होगा। तो हर किसी में हम ये देखेंगे कि इस 1 मीटर क्यूब में भी उतना ही मास, अगले में भी उतना, अगले में भी उतना, अगले में भी उतना। और इसको हम क्या कहते हैं कि डेंसिटी पानी की कभी चेंज नहीं होती। कभी चेंज ना होने का मतलब कि हमेशा 1 मीटर क्यूब में जो मास है वही हर 1 मीटर क्यूब में होगा। और 1 सेंटीमीटर करेंगे तो उसमें जो मास आएगा फिर अगले 1 सेंटीमीटर क्यूब में भी उतना आएगा। तो इसलिए डेंसिटी चेंज नहीं होती। किसकी? लिक्विड की। फ्लूइड की नहीं, लिक्विड की। यहां पर एक फर्क समझना है हमें। डेंसिटी से क्या समझे आप, कि उसमें 1 मीटर क्यूब में कितना मॉलिक्यूल भरा हुआ है। अच्छा, लिक्विड के पास एक खास प्रॉपर्टी है, वो ये कि वो कंप्रेस नहीं किए जा सकते, इनकंप्रेसिबल है। जैसे कि मानिए एक बोतल में पानी भरा पड़ा है, उसमें कोई भी खाली स्पेस नहीं है, वैक्यूम, हवा नहीं है इसके अंदर, तो आप बोतल को कंप्रेस नहीं कर पाओगे। अगर हवा होती है तो कंप्रेस करते हो तो पानी उस हवा वाले रीजन में चला जाता है ना। तो ऐसे लिक्विड या फिर ऐसे मटेरियल जिसको हम कंप्रेस ना कर पाए तो वो इनकंप्रेसिबल होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल। लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल। अगर वो कंप्रेस नहीं हो सकते हैं तो हम चाहकर भी उनकी डेंसिटी नहीं बदल सकते। कैसे? फिर से देखिए, एक इस तरह से हमने एक कंटेनर लिया, इसमें लिक्विड डाल दिया, इसको मैं किसी बड़े भारी बर्तन से कंप्रेस करता हूं, तो ये कंप्रेस नहीं होगा। जब ये कंप्रेस नहीं होगा तो इसके मॉलिक्यूल पास नहीं आएंगे, तो जो डेंसिटी है वो उसकी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर ये गैस होती तो ये देखो, अगर कोई भी हम ले लें कंटेनर, उसको ऐसे कंप्रेस करते हो जाता है। हवा हो तो हवा को ऐसे दबा सकते हैं, इसको हम, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो ऐसे में जो गैसेज हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं। अगर वो कंप्रेसिबल हैं तो अब सुनो, पहले इतने रीजन में जो मास थे वो m kg थे। कितने रीजन में? मान लो कि ये 5, इसका जो वॉल्यूम है वो 5 मीटर क्यूब है, इसमें 3 किलो मास है। अब उतना ही मास मैंने कंप्रेस करके, बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करके इतना वॉल्यूम कर दिया, 2 मीटर क्यूब। तो उतना ही मास अब इतने में, इसमें भी है। तो क्या डेंसिटी सेम है? नहीं, पहले इतने में इतना था मास, लेकिन अब इतने से में इतना आ गया। इसलिए गैसेस की डेंसिटी बदल सकती है, लिक्विड की नहीं बदलेगी। अच्छा, फिर से देखिए,
अगर एक मटेरियल हमारे पास कटा पिटा हो, किसी में हवा हो, कहीं पर मान लीजिए एक बॉक्स है, बुक है स्पॉन्ज टाइप का, तो उसमें हम मास को समझ रहे हैं। एक तरफ से वहाँ से हमने कुछ अधूरा वहाँ से काट के निकाल दिया एक पीस, है ना, वहाँ से थोड़ा सा काट के निकाल दिया, एक तरफ गड्ढा कर दिया, तो वो टूटा फूटा है। उसकी डेंसिटी कैसे समझेंगे? उसके लिए हम बात करेंगे एवरेज डेंसिटी। एवरेज का क्या मतलब होता है कि एकदम बीच वाला नंबर। फिर से, जो डेंसिटी उसकी पहले होनी चाहिए थी जब उसमें मास जुड़ा हुआ था, वो कुछ और होती, हमने काट के निकाल दिया, अब डेंसिटी कम हो गई, तो डेंसिटी क्या कहेंगे हम? इसकी इतनी है, उसकी इतनी नहीं, हम कहेंगे कि एवरेज इतनी है। और एवरेज से मतलब कि पूरे, तो एवरेज डेंसिटी को भी हम कहेंगे कि जो हमने मास एवरेज लिया है। ठीक है, ओके, जिसका टोटल मास है फिर टोटल वॉल्यूम, हम उसको डिवाइड कर लेंगे, तो एवरेज डेंसिटी हमें मिल गई। ओके, नाउ वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 kg पर मीटर क्यूब। क्यों पर मीटर क्यूब? देखो, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसे यूनिट ऐसे निकालते हैं, इसकी किलोग्राम, इसकी मीटर क्यूब, तो वाटर की इतनी हो गई। और वाटर को स्टैंडर्ड रेफरेंस माना डेंसिटी को नापने के लिए, क्योंकि वाटर लार्ज अमाउंट में हर जगह प्रेजेंट है, और इसकी 1 है, तो हमने इसको वाटर के लिए लिख लिया डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, मरकरी, वो इससे 13.6 टाइम्स ज्यादा होता है, Hg होता है मरकरी। ये वो रूम टेम्परेचर वाला। हाँ, मरकरी वो 13.6 इंटू 10 टू द पावर, या तो चलो 1 की जो इतना केजी में पर मीटर क्यूब। अगर हम इसको ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में लिखें तो ये 1000 आ जाएगा, है ना। 1000 ग्राम। तो फिर पानी की डेंसिटी उसमें कितना आ जाएगा? 1000 10 टू द पावर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसमें 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, और पर मीटर क्यूब को रहने दो, उसको मीटर क्यूब रहने दो। हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। 1 केजी की जगह पे हमने ये लिख दिया। और ऐसे करके जब हम किसी भी सब्सटेंस की यूनिट लिखेंगे तो वो इतने बड़े बड़े नंबर में आएगा, 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम पर मीटर क्यूब। और ऐसे में किसी का नंबर बोलना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आसान क्या है? सिंपल ये कह दो कि कोई चीज पानी से कितनी भारी है, तो उसकी डेंसिटी को हम आसानी से फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। मरकरी पानी से 13.6 टाइम्स हैवी है, दूसरा सब्सटेंस पानी से इतना हैवी है। क्यों पानी से? क्यों? क्योंकि पानी का रेफरेंस 1 है। और जब किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो कैसे? तो उसके लिए हाँ, उसके लिए क्या किया हमने? स्पेसिफिक डेंसिटी लिखा, या फिर रिलेटिव डेंसिटी। इसको स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी दोनों लिख सकते हैं। अच्छा, कितना होता है ये? डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जिसकी भी आप पता करना चाहते हैं या जिसकी आपको पता है, और किससे कंपेयर किया? डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को वाटर से कंपेयर कर लो। देखिए, ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, सॉरी वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर से हम वाटर से कंपेयर कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब ये भी डेंसिटी, ये भी डेंसिटी, दोनों की यूनिट सेम होगी, तो यूनिट से यूनिट कट जाएगी। इसकी भी केजी पर मीटर क्यूब, इसकी भी केजी पर मीटर क्यूब, तो इसकी नो यूनिट। अच्छा, तो क्या रहेगा? केवल यूनिट नहीं है तो नंबर, ओनली नंबर। इसीलिए नंबर रहेगा तो हम क्या कहेंगे? वो उससे कंपैरिजन करके हमने क्या दिया कि ये जो मटेरियल लिया वो पानी से 13.6 टाइम्स ज़्यादा है,
पानी से 10 टाइम्स ज़्यादा है, 100 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये डेंसिटी को बताने में हमें कंफर्ट है, इजी है, इसलिए हम इसको भी कई बार यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी कहो या फिर रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है प्रेशर। ठीक है, सो प्रेशर क्या, देखिए प्रेशर को समझना है तो उससे पहले ना हमें एक फोर्स को समझना पड़ेगा जो कि थ्रस्ट कहलाती है। थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या होता है? एक ऐसी फोर्स जो किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर कोई सरफेस गोल है इस तरह से तो थ्रस्ट परपेंडिकुलर, ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। तो थ्रस्ट क्या है? नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस। अब देखिए किसी सरफेस का सरफेस एरिया ए, तो एरिया ए मीटर स्क्वायर पर एफ न्यूटन फोर्स काम कर रही है। एफ न्यूटन मतलब थ्रस्ट काम कर रहा है इतना। तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना करेगा? सो इसको 1 बनाइए। तो 1 मीटर स्क्वायर पर इतनी फोर्स काम करेगी और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर। सो प्रेशर इज व्हाट, कि 1 मीटर स्क्वायर में कितनी फोर्स काम कर रही है किसी सरफेस पर। क्यों 1 मीटर स्क्वायर बोला? क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिससे हम चाहें तो जो नंबर चाहते हैं वो मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। 20 पे चाहते हो 20 मीटर स्क्वायर पे, तो 20 मल्टीप्लाई करो। इसीलिए प्रेशर को हमने क्या डिफाइन किया? फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर कभी भी आप लेटरल साइड से नहीं लगा सकते कि ये मैं इसको ऐसे दबा रहा हूं उधर की तरफ, ये प्रेशर नहीं है। बॉडी प्रेस कब होगी? जब मैं उसको ऐसे दबाऊंगा। अच्छा, यूनिट क्या है इसकी? सो सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फेमसली क्या कहते हैं इसको? पास्कल, है ना? पास्कल के नाम पे PA। डायमेंशन वी कैन फाइंड, ये इसकी ऐसा यूनिट है डायमेंशन। कैसे निकलेगी? इसकी फॉर्मूले से। फोर्स का फॉर्मूला क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट बोलो, मास की तो केजी होती है, उसको हम m रख सकते हैं। m इंटू ए की क्या होती है ऐसा यूनिट? एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए L, पर सेकेंड स्क्वायर के लिए T-2। ये फोर्स, और एरिया के लिए बोलो मीटर स्क्वायर मींस L स्क्वायर। जब ये कटेगा तो यहां पर ये हट जाएगा और ये L ऊपर आएगा, क्या बनेगा? M L-1 T-2। सो दिस इज योर डायमेंशन फॉर प्रेशर, है ना? यूनिट से इसको निकालो। अच्छा, फिर से देखिए, हाँ, फोर्स के लिए क्या लगाया हमने? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर। मीटर में क्या होती है? लेंथ ना, तो मीटर स्क्वायर। मास रहेगा किलोग्राम, तो उसको m से, मीटर के लिए L, T के लिए, टाइम के लिए T। ठीक है, तो ये होगी इसकी डायमेंशन। अच्छा, ठीक है, ये प्रेशर की डायमेंशन। उसके बाद अब प्रेशर को समझने के लिए ना एक चीज और सुनिए। जब प्रेशर किसी सरफेस पर काम करता है तो उसकी डायरेक्शन फोर्स की नॉर्मल होती है ना। अच्छा, ये बॉडी है, एक बॉल, इस पर एक फोर्स ऐसे काम करती है, एक फोर्स ऐसे काम करती है ना। अब ये सोचो कि बॉडी को हम जब फोर्स लगा रहे हैं तो प्रेस कर रहे हैं, इसको यहां प्रेस करते हैं, इसको यहां प्रेस करते हैं, डायरेक्शन दिखती है। ठीक है, डायरेक्शन दिखती है।
तो जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन दिखती है अमाउंट भी दिखता है तो वेक्टर क्वांटिटी है। फिर से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए इन दोनों के बाद एक तीसरा टेस्ट और पास करना है। दो को तो पास कर लिया, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, वो है क्या? हाँ, प्रेशर कितना, 2 3 5 8 कितना भी हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन वो भी दिखती है, चलो ठीक है। तीसरा टेस्ट, उसके बिना हम वेक्टर या स्केलर नहीं कह सकते अभी। तीसरा कौन सा? वेक्टर एडिशन लॉ। इसमें रूल क्या बोलता है कि अगर 5 न्यूटन फोर्स यहां लग रही है या फिर 5 पास्कल प्रेशर यहां है और 5 पास्कल प्रेशर यहां पर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक ईस्ट में तो एक वेस्ट में, मतलब अमाउंट सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो 0 होना चाहिए इसका। तो हम देखते हैं क्या ये बॉडी दबती नहीं है, दबती है, लेकिन रूल क्या बोलता है कि नहीं दबेगी। 0 पास्कल प्रेशर बिल्कुल नहीं है तो बॉडी नहीं दबेगी, लेकिन दबती है, तो ये तो बात झूठ हो गई। जो हमने डायरेक्शन का रूल लिया कि अपोजिट है, डायरेक्शन का तो काम ही नहीं हो रहा, डायरेक्शन तो लेना फेल हो गया। अगर ऐसा है तो ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, स्केलर में काउंट करेंगे। कुछ लोग इसको टेंसर्स बोलते हैं। तो टेंसर्स क्या होते हैं? ये एडवांस मैथमेटिक्स के लिए यूज करते हैं। एक स्केलर, वेक्टर, अभी टेंसर पढ़ेंगे। तो टेंसर कैसे काम करते हैं ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। वेक्टर को हम यूज करते हैं मैक्सिमम में से मैक्सिमम 3D को एक्सप्लेन करने के लिए। क्यों? वेक्टर कैसे लिखते हैं? 2i 4j 3k कैप, है ना, इसमें x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, ऐसे तो होता है वेक्टर। जब हम 3D के बाद आगे डायमेंशन में जाते हैं तो वेक्टर काम नहीं करता, फिर वहां पर हम टेंसर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जो n डायमेंशन को शो करने के लिए आया। लेकिन जैसे एक वेक्टर ये मैक्सिमम 3 को दिखा सकता है, तो क्या ये 2 को नहीं दिखा सकता? हाँ दिखा सकता है, z का नहीं है, खत्म कर दिया तो भी वेक्टर है। क्या ये 1 को नहीं दिखा सकता? 1 को भी दिखा सकता है। तो वेक्टर में मैक्सिमम 3 डायमेंशन की बात हो सकती है और मिनिमम से 1 की भी हो सकती है। और टेंसर ना एक ऐसे, हमारे पास मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे इसको, वो क्वांटिटीज अगर उसके पास वेक्टर का रूल, जैसे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम n को दिखा सकता है, तो ये वेक्टर को भी दिखा सकता है, ये स्केलर को भी दिखा सकता है। तो टेंसर जो है वो दोनों को पढ़ा सकता है। वो कहेगा कि वेक्टर है ठीक, नहीं है वेक्टर तो स्केलर है ठीक। तो टेंसर की स्टडी में ये दोनों ही आ जाते हैं। जैसे वेक्टर की स्टडी में 1 डायमेंशन का भी आ गया, 2 का भी आ गया, 3 तक तो है ही। तो टेंसर स्केलर को भी शो कर सकता है, क्योंकि अगर किसी के पास डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर है, वो स्केलर की स्टडी इसमें भी होती है। ठीक है, तो उसको हम टेंसर भी कह सकते हैं, प्रेशर को। स्केलर तो है ही, ठीक है, और स्केलर में वो टेंसर भी है, क्योंकि जो क्वांटिटी टेंसर है तो वो ये तो वेक्टर भी हो सकती है, स्केलर भी हो सकती है। 4 पे आ जाओ तो टेंसर भी हो जाएगी। अगर मानिए कि एक क्वांटिटी में 3 डायमेंशन है तो वही टेंसर वेक्टर कहलाएगा, है ना। और उसमें डायरेक्शन नहीं हो तो वही टेंसर स्केलर कहलाएगा। सिंपल, ठीक है ना। अच्छा, तो प्रेशर को हम स्केलर लिख सकते हैं एज वेल एज टेंसर्स। नाउ सी, अब हमारे पास एक छोटा सा बेसिक रूल और, एक कंटेनर लिया हमने, उसके अंदर हमने लिक्विड को भरा,
अच्छा, इसको पंक्चर करते हैं। यहां से पंक्चर किया इतना बड़ा एरिया लेकर, यहां से पंक्चर किया इतना एरिया लेकर, और यहां से पंक्चर किया और बड़ा एरिया लेकर। तो इसको हमने 3 जगह से पंक्चर किया। तीनों के आगे हमने एक मीटर स्केल रखा जिसकी सुई जो है वो मूव कर सकती है तीनों के आगे। जैसे ही यहां से पंक्चर होगा पानी बाहर निकलेगा, यहां से भी, वहां से भी, यहां से भी। हाँ, तो पानी बाहर निकलेगा यहां से। अब पानी जब निकलेगा तो इसका जो एरिया है हमने नापा वो A1, A2, A3 एरिया, और तीनों एरिया अलग अलग है इसलिए अलग अलग लिया हमने, A1, A2, A3। जब पानी बाहर निकलेगा तो एक फोर्स लगाएगा। हमने इस जो डिवाइस हमने लिया यहां पर, इससे नाप लिया, उसकी फोर्स IF1। यहां से पानी निकला, इसकी फोर्स IF2। यहां से निकला, इसकी फोर्स F3। और फोर्स पर यूनिट एरिया किया, F1/A1, F2/A2 और F3/A3। और कमाल की बात ये निकली कि तीनों पे प्रेशर सेम, तीनों पे प्रेशर सेम आया। जिसका एरिया छोटा था वहां पर फोर्स का अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा, है ना। फिर से देखिए, मानो कि 20 पास्कल है, प्रेशर कितना, 20 पास्कल। फोर्स लगाई मैंने 5 न्यूटन, फोर्स को मैंने किया 100 न्यूटन, ठीक है। और एरिया किया मैंने 5 मीटर स्क्वायर। अच्छा, मैंने एक काम किया कि मैंने एरिया को कम कर दिया, और मैंने एरिया को 2 कर दिया, मैंने एरिया को 2 कर दिया। या फिर एक काम करो, एरिया को मैंने 1 कर दिया। चलो 1 कैसे करूंगा मैं, इसको 5 से डिवाइड करके मैंने इसको 1 कर दिया। अब प्रेशर को सेम रखने के लिए अगर हम ऐसा देखें कि ये 1 हो गया तो प्रेशर तो 100 हो जाएगा, लेकिन हमें प्रेशर को सेम रखना है। तो क्या करूंगा मैं, फोर्स को कम करना पड़ेगा। कितने गुना, 5 से डिवाइड। अब बोलो क्या वो सही है? एरिया को कम किया, फोर्स ज्यादा नहीं। यहां पर हमने यहां पर फोर्स को ज्यादा किया, कम किया है, कम किया है। फिर क्वांटिटी को सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये कम होती है तो इसको ज्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? ज्यादा पड़ेगा, उसे तो ज्यादा करना, अगर इसको ज्यादा कर देते हैं, इसको हम ज्यादा कर देते तो ये सेम कैसे रहता? कम करना पड़ेगा। यही हमें फिर से सीखना है। देखिए मानिए कि ये 500 है, ठीक है। एक का मैंने एरिया किया 50, तो यहां पर कितना करना पड़ेगा? बोलिए कितना करना पड़ेगा? 2 5 00। नहीं, मैं 000 एक, थिंक अबाउट इट, करके देखिए अपन आराम से कॉपी में। 250 होएगा। ये देखो करके अपनी कॉपी में आराम से करके देख लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये 25 000 क्यों? देखो 00 कैंसिल, इसको 500 करना तो 000 करना पड़ेगा, तो 25 000 है ना, क्योंकि 500 है ये। अगर एक 0 से एक 0 काट देते हैं हम तो 5 5 या 25, 5 के बाद 2 0 और, तो ये 25,000, करेक्ट। अगर ये 40 है तो कितना करना पड़ेगा? हाँ करो अभी, पेन चाहिए? रुक जाओ, ये लो। है?
जल्दी में नहीं करना, आराम से सबके साथ में। जल्दी बताओ कितना रखूँ मैं यहाँ पर? 1, उसके बाद कितने जीरो लगाऊं? वन 10,000 पक्का? या फिर 20 रखूँ मैं यहाँ पर? भैया 20 होगा ना? 20,000 20,000? हाँ ठीक है। अगर मैं यहाँ 20 रखूँ तो यहाँ कितना रखूँगा मैं? भैया 10,000 ऑब्वियस 10,000। सही है आंकड़ा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको इससे करेंगे वहाँ पर वो, इसको इससे करेंगे। सही। जहाँ पर एरिया ज़्यादा लिया मैंने वहाँ की फोर्स कैसी है? ज़्यादा। एरिया कम तो फोर्स कैसी निकली? कम और छोटा एरिया फोर्स कितनी? और कम। हाँ, तो आप समझ में आया? जब क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो, मानिए मैं गलत फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये a इंटू बी है, ठीक है। इसको कांस्टेंट बनाने के लिए अगर ये ज़्यादा है तो इसको कम करना होता है, तो मल्टीप्लाई में ऐसे चलता है कि ज़्यादा किया तो ये कम, दोनों डिवाइड में अगर इसको कम तो उसको भी कम। और अगर दोनों को ज्यादा दोनों कम तो कम। हाँ, इसको कम किया इसको भी कम, ज़्यादा किया तो ज़्यादा। अब तो हमने इन सबको मेजर किया और सबका प्रेशर सेम आया। तो ऐसे में ये जो हमने प्रिंसिपल सोची और देखी अभी, इसको हम कहते हैं पास्कल्स प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक। अच्छा, ये पास्कल्स लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक क्यों? हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक क्यों? तो ध्यान से देखिए, जितने भी लिक्विड है ये, अगर मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को रख देता हूं ये, तो इस पर लिक्विड हमेशा नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ऑलवेज। जो लिक्विड है उस पर नॉर्मल दबाएगा, तो ये प्रेशर है। इस कंटेनर को लिक्विड कैसे दबा रहा है? नॉर्मल, ऐसे करके। साइड से दबाता तो क्या होता? ये लिक्विड, हाँ, तो ये घूम रहा था, चल रहा होता है इसके अंदर। साइड से दबाएगा तो ये लिक्विड ऐसे करके चल रहेगा, इसमें चलेगा। नॉर्मल दबाएगा तो कंटेनर इतना सॉलिड है कि चल थोड़ी ना सकता, ये तो सॉलिड है। इसको हम यहाँ दबाएंगे ऐसे करके तो चलेगा नहीं, है ना। अगर इस पर नॉर्मल काम करेगा, इसको ऐसे दबाएगा तो कंटेनर फैलेगा नहीं, तो रुका रहेगा। लेटरल करेगा, इसको ऐसे लगाता, क्योंकि क्या यहाँ पर क्या है, ये इसका सरफेस, इसका एरिया कहाँ पर होगा? तो इस सरफेस पे ये रही नॉर्मल। एरिया कैसे होता है? नॉर्मल टू सरफेस। जैसे ये देखो, लेंथ और ये ब्रेड्थ, वेक्टर रूल लगा दो, पता लग जाएगा। लेंथ ब्रेड्थ, तो एरिया कहाँ पर है? आउटवर्ड। जैसे अम्ब्रेले में होता है हमारे पास छाता पे, वो गोल्स की मान लो, उसका एक सरफेस एरिया, उसका एरिया डंडी होती है। हम जब छाता मोड़ते हैं तो क्या करते हैं? उसका एरिया बदल देते हैं। तो हमेशा एरिया कहाँ पर होता है? नॉर्मल टू सरफेस। तो यहाँ पर ये जो है इसकी सरफेस, ये नॉर्मल लिया हमने। नॉर्मल कैसे? सर्कल का हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, उस पर नॉर्मल, तो ये इसका एरिया दिखाएगा। उस एरिया पर ये कैसा काम कर रहा है देखो। अगर देखिए यहाँ पर अगर हम सोचें कि ये सरफेस है, तो सरफेस को पानी दबाएगा कैसा? उसके अलोंग, तो ये पानी चलेगा। तो हमें अलोंग नहीं करना है, हमें इस कंटेनर को नॉर्मल दबाना है इसके ऊपर। इस कंटेनर पर फोर्स परपेंडिकुलर लगानी है। अगर फोर्स नॉर्मल एक्ट करेगी, नॉर्मल एक्ट करेगी तो जाके लिक्विड रुका रहेगा। अच्छा, इधर ये बॉक्स को, जो वाटर है, इसके इस सरफेस पर इसको परपेंडिकुलर प्रेस करता है, यहां से भी परपेंडिकुलर प्रेस करता है पर यूनिट एरिया, यहां से भी परपेंडिकुलर प्रेस करता है और यहां से भी। और हम ये जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि लिक्विड ऑलवेज नॉर्मल प्रेस करता है, और इसीलिए वो मोशन नहीं करेगा, इसलिए वो कैसा है? स्टैटिक।
दैट्स वाई इट इज पास्कल्स लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक, कि जो प्रेशर है वो हर जगह पर सेम रहेगा, लिक्विड हर जगह पर प्रेशर सेम लगाएगा, बट इट इज कंसिडर्ड विदाउट ग्रेविटी। इसमें अभी ग्रेविटी की हमने बात नहीं की है, सो ग्रेविटी के लिए हम अभी नहीं पढ़ेंगे, कल के क्लास में ग्रेविटी को समझेंगे। अभी क्या है ये पास्कल्स लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक विदाउट ग्रेविटी, और इसमें क्या समझा हमने कि फोर्स जो लिक्विड लगाएगा हर कंटेनर पर, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, वो हर जगह पर फोर्स नॉर्मल प्रेशर सेम है। सेम होगा, प्रेशर कैसा है? सेम। इक्वल प्रेशर। और फोर्स कैसी है? एरिया पर और सरफेस पर नॉर्मल है ना। ओके अब इसी को लेकर हम एक बहुत ही खूबसूरत एक फिजिक्स में इसका एक आइडिया डिजाइन करते हैं, और वो आइडिया है हाइड्रोलिक मशीन या फिर हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक मशीन्स देखिए कैसे काम करता है। एट है ना, उसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है। हमने इसको एक सिचुएट किया, इसके अंदर एक पिस्टन लगाकर, ये सेम इसमें भी ये इसके ऊपर ये पिस्टन लगा रखी है हमने, और यहाँ पर फ्लूइड भर रखा है। तो इस सेटअप में ये दो कंटेनर जो आपस में एक सिस्टम बने हुए हैं, जरूरी क्या है कि देखो दोनों जुड़े पड़े हैं, सो इट इज ए सिस्टम। अच्छा, ये जो सेटअप हमारे पास है इसको कहते हैं सिलेंडर पिस्टन सेटअप। सिलेंडर ये पूरा है और पिस्टन ये पिंक वाला, तो सिलेंडर पिस्टन, ठीक है। अब देखिए हमने इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया और ये देखा कि इसके ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं। ये जो पिस्टन है इसने पानी को रोक रखा है ना भैया। हाँ, पूरी ये यहाँ से कवर है टाइटली, जरा सा भी गैप नहीं कि पानी बाहर आ जाए, एकदम टाइटली है ये, और इसकी वॉल जो है वो एकदम सॉलिड है। यहाँ पर हमने एक लोड रखा जो फोर्स लगाएगा F1 फोर्स, ठीक। अच्छा, F2 माने ये एरिया A2 है ना, तो F2 फोर्स। अब यहां से अगर इसको हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो हमें एक चीज पता है कि यहां पर ये लिक्विड कंप्रेस होगा, ये नीचे की तरफ दबेगा। जब ये दबेगा नीचे की तरफ, तो यहां से एक प्रेशर जनरेट होगा और लिक्विड सारे के सारे यहां पर भागते हुए आएंगे और इस सरफेस को दबाएंगे और ये ऊपर उठेगी, है ना। अच्छा, इसने कितना प्रेशर जनरेट किया? F2 अपॉन में A2, ये प्रेशर जनरेट किया। और पास्कल प्रिंसिपल से हमें यह पता है कि ये एक सिस्टम है, तो हर जगह पर प्रेशर सेम रहेगा और डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस। इसको ऐसे दबाकर ऐसे उठाया जाएगा, ये। तो यहां पर कितना प्रेशर पहुंचा होगा? हमें पता है कि यहां का एरिया A1 है, इस तरह से, है ना, एरिया A1, और यहां पर प्रेशर ये इतना पहुंचा होगा। और पास्कल से हम ये कहते हैं कि पास्कल प्रिंसिपल से दोनों सेम है,
एक सिस्टम है, सेम करके देखो, F1 अपॉन A1, F2 अपॉन A2। ये जो फोर्स यहां डिलीवर होगी वो कौन सी फोर्स है? F1 ना। इस फोर्स को कैलकुलेट करो कितनी होगी, F2 इंटू A1 अपॉन A2, क्योंकि A1 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा। इतनी फोर्स डिलीवर होगी। अब सोचो, मैंने एक आपको यहाँ पर कंडीशन दी कि जो इसका एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो फोर्स है ये 1 न्यूटन। इसका जो एरिया है इस वाले से 1000 टाइम्स ज़्यादा है, तो जो A1 है वो 1000 मीटर स्क्वायर है। इसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा किया, तो निकालो जरा F1 कितना होगा, F2 कितना है 1, A1 कितना 1000, A2 कितना है 1, A2 1, F2 भी 1, और A1 कितना 1000, तो F1 कितना हुआ 1000 या 1000 न्यूटन। क्या समझ में आया? वहां से आप बहुत ही कम एफर्ट लगाओ। कितना एफर्ट? 1 न्यूटन, इतना, बहुत थोड़ा सा। यहां कितनी फोर्स मिलेगी? बहुत ज़्यादा। 1000 न्यूटन। सुनने में एक मैजिक की तरह लगा ये, कि थोड़ी सी फोर्स लगाया और यहां पर इतनी ज्यादा फोर्स मिले। ऐसे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये फिजिक्स में पॉसिबल है कि कम अमाउंट में किसी चीज को दो और ज्यादा मिले? नहीं। तो किस चीज को वॉलेट कर रही है? एनर्जी के कंजर्वेशन को, कि कम एनर्जी लगाई ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी का लॉ यहां से बिगड़ जाएगा, बट फिजिक्स ऐसे नहीं चलती। अगर एनर्जी का लॉ बिगड़ेगा तो ये गलत है, लेकिन ये काम करता है, ये तो सही है। अगर ये सही है तो एनर्जी का लॉ क्या बोलता है? वो कहता है कि देखिए, एनर्जी की कोई भी कैलकुलेशन वर्क डन से करो। वर्क डन कितना होगा यहाँ पर? फोर्स इनटू ये कितना ऊपर जाता है, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेंथ L1 होती है। ये L1 तक उठता है। फोर्स हमें पता है कितनी है, फोर्स कितनी? 1000 न्यूटन, तो बहुत ऊपर उठेगा। अच्छा, वहां से देखिए, F2 इंटू L2, ये क्या चीज शो करता है? एनर्जी कंजर्वेशन। अब देखो, ये दोनों के बीच में जो इक्वलिटी का साइन है ना, कंजर्वेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। F2 कितना है? कम। F1 कितना है? बहुत ज्यादा। L1 हमने अपने हिसाब से रखा, वो फिक्स। ये कैसे पॉसिबल है कि यहां ये कम ये ज्यादा इक्वल कैसे हो सकता है? ऐसा होने के लिए इस क्वांटिटी को ज़्यादा आना पड़ेगा, उसको कम। और ये थोड़ी सी होगी। देखिए, यहां पर ये 1000, मान लो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 मीटर तक होती है। वहां पर फोर्स कितनी है? 1, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 2000। क्या समझ में आया? आपने एफर्ट तो कम लगाया, लेकिन डिस्टेंस लेकिन आपको उसको बहुत नीचे तक दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिलेंडर पिस्टन सेटअप हाइड्रोलिक मशीन। और ये क्या कहाँ काम आती है? कार उठाने में। देखिए कैसे, यहां से हम थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर लगा रहे हैं, पैर से थोड़ा थोड़ा करके दबा रहे हैं। ये ऊपर उठा, थोड़ा सा उठा, हमने इसको कम, इसको हमने कर दिया कम अपने हिसाब से। इसको हमने कुछ सेंटीमीटर उठाया, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, तो यहां से हमें इसको डिस्प्लेस ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। कैसे? तो सुनिए, हमने इसको 50 सेंटीमीटर उठाया। 50 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 0.5 है ना। जैसे कि ये देखिए, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, इसको 50 बनाने के लिए 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, तो 0.5 आ जाएगा, है ना। 0.5 का मतलब ये, तो 500 आ जाएगा। उसको 500 करना है, तो मैंने क्या किया? तो सुनिए, मैंने वहां पर जो वेट है ना उसको बढ़ा दिया। वेट तो आसानी से मिल जाएगा, कितना? 50 किलो वेट मिल गया। तो कितना मीटर करना पड़ेगा? 10 मीटर। अगर ज़्यादा लगता है तो थोड़ा सा और भारी लगा दो वहाँ पर सामान, थोड़ा सा भारी लगा दिया। वहाँ पर हमने वहाँ पर 100 kg लगा दिया, तो 5 मीटर डिस्प्लेस करना है। तो उतने डिस्प्लेस में
आप इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा रहे हो, या फिर इसको और कम कर लो। कैसे? इसको 50 सेंटीमीटर की जगह पे 10 सेंटीमीटर उठाओ, फिर वहां पर एक कील लगा के रोक दो, फिर थोड़ा सा दबाओ, फिर थोड़ा सा उठेगा, फिर रोक दो, उठाओ रोको, उठाओ रोको। इस तरह से करते करते एक कार को हम यहां से यहां तक उठा सकते हैं। कितना एफर्ट लगाया हमने? बहुत थोड़ी थोड़ी मेहनत। आराम आराम से दबा रहे हैं, कार उठती जा रही है। तो जब हम कार शोरूम में जाते हैं तो वहां पर कार को इसी सेटअप से उठाया जाता है। और कार की ब्रेक का सोचो, एक चलती हुई कार को हम अपने पैरों से रोकते हैं, है ना? हमारे अंदर सुपर पावर कहां से आ गई? ये इससे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी से पढ़ के। नहीं, लेकिन उसमें तो नहीं होता ऐसा। तो उसमें क्या किया? नहीं, उसमें क्या किया हमने? प्रेशर दिया, वहां पर जो लेंथ है मोड़ी गई है रोड, वो अंदर से घुमा फिरा के काफी ज्यादा बड़ी कर रखी है, और जैसे ही प्रेशर लगाया उसकी डिस्प्लेस बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाती है और वो रुक जाती है, और वो फोर्स बहुत ज्यादा मिलती है और कार रुक जाती है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स इसमें इसे कहते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना? हाइड्रोलिक प्रेस, किसी चीज को प्रेस करना है, कंप्रेस। एक लोहा लिया हमने, इसके अंदर एक लोहा और डालना है हमें, जो जा नहीं रहा आसानी से, इसको फिट करना है। तो क्या किया? इसके ऊपर ये मशीन को उल्टा करके यहां से ऐसे लगा दिया। भैया आपने क्या सेटअप कर दिया? ये क्या है भैया? ये एक लोहा, इसके अंदर एक लोहा और हमें फिट करना है। अब ये जा नहीं रहा, तो इसका जो फेस है मैंने इसको ऐसे लगा दिया, यहां से थोड़ी सी फोर्स लगाई, इसमें ज्यादा मिली और इसे दबा दिया अंदर। तो ऐसे यूज कर सकते हैं हम हाइड्रोलिक प्रेस को। जो बड़े बड़े कॉटन होते हैं, रुई होती है, जहां पर हमें ज्यादा एफर्ट चाहिए वहां पर इसको हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको काफी जगह पे यूज करते हैं। सो पास्कल लॉ के प्रिंसिपल से ये पहला था हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन। अभी थोड़ा थोड़ा उसको और सीखते आगे, ठीक है?